प्रीति और साहिल की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि इन दोनों के वैवाहिक जीवन में एक अनबन सी होने लगी। और इसी अनबन में किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होने लगती थी। और इस लड़ाई झगड़े में उनका सुखमय प्यार धूमिल होता गया। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ इन दोनों ने अपने सपनों को सजाया था, वे सपने टूटते नजर आने लगे थे। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के जीवन का आधार एक विश्वास था, उसमें भी दरार आने लगी। एक दिन साहिल और प्रीति के बीच काफी नोकझोंक हुई और दोनों की तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रीति ने साहिल से कह दिया, बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरे लिए एक पहाड़ सा हो गया है। अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकती। साहिल प्रीति की इस बात का उसे जवाब दे देता है कि मैं भी तुम्हें झेलते झेलते तंग आ गया हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इससे अच्छा तो होता मैं उम्र भर कुंवारा ही रहता। प्रीति काफी गुस्से वाली लड़की थी। जब उसने साहिल के ये तीखे शब्द सुने तो उसने हाथ में पकड़े हुए पानी के जग को दूर जमीन पर फेंक दिया और तमतमाई हुई आंखों से साहिल को घूरते हुए कमरे की ओर चली गई। साहिल ने गुस्से में उसे आवाज दी, प्रीति प्रीति, मगर प्रीति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। अब तो साहिल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई नाश्ते की प्लेट अलग सरका दी और बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। इधर कमरे में प्रीति बेड पर लेटी हुई आंसू बहाती रही और अपने नसीब को कोसती रही। उधर साहिल ऑफिस में पहुंचने से पहले एक पेट्रोल पंप पर रुका। बाइक में पेट्रोल डलवाने से पहले उसे प्रीति की याद आ गई। उसने उसे कॉल किया। इधर प्रीति का मोबाइल बज उठा। उसने भरी हुई आंखों से जब मोबाइल फोन पर नजर डाली तो साहिल का कॉल देखकर उसने कॉल कट कर दी और मोबाइल को बेड पर अलग फेंक दिया। प्रीति ने कॉल को काटा ही था कि साहिल का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने जल्दी से पेट्रोल डलवाया और ऑफिस की ओर निकल गया। अब तो साहिल और प्रीति के बीच गृह कलेश इतना बढ़ गया कि एक दिन प्रीति साहिल और उसके घर को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वो अब वापस नहीं जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा, एक बार सोच ले बेटी, इस तरह घर को छोड़ देने से लोगों के बीच काफी बदनामी होगी। अभी 1 महीने पहले तो हम जब तुमसे मिलने आए थे तो सब ठीक था, फिर अचानक तुम दोनों के बीच क्या हो गया। प्रीति कोई जवाब नहीं दे पाई, बस आंसू बहाती रही। आखिर प्रीति की माँ पिताजी ने प्रीति को काफी समझाया कि वो वापस अपने पति के पास लौट जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। जिंदगी सुख दुख में ढलती ही रहती है, मगर जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है उस रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। और अपने हम सफर के साथ चलने से जीवन में आई हुई कठिनाई और दुख पीछे छूट जाते हैं। अगर तुम दोनों के बीच जो प्यार कम हो गया वो भी तुम्हारी जिंदगी में लौट आएगा। और पति पत्नी को चाहिए कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख हो या दुख हो दोनों में साथ रहें। अगर इस हालात में साथ छूट जाए तो इंसान टूट कर बिखर जाता है। प्रीति की माँ और पिता ने उसे बहुत समझाया, मगर प्रीति अपनी बात पर अड़ी रही। जब प्रीति घर छोड़कर आई है, साहिल बिल्कुल अकेला तन्हा हो गया था, मानो बची हुई खुशियां इस घर को छोड़कर गई हैं। घर के जिस कोने में भी उसकी नजर पड़ती तन्हाई उसे डसने लगती। पल भर में ही वो घर वीरान सा लगने लगा था। प्रीति जो कि उसकी बीवी थी, आज उसे वही छोड़ गई है। इस कश्मकश और उलझन में साहिल का दम घुटने लगा। उसे एहसास हुआ बगैर जीवन साथी के जिंदगी के सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी समय साहिल की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें वो प्रीति के साथ कितना खुश है। उसने तस्वीर को उतार कर देखा। प्रीति का खिला हुआ चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका वो मासूम चेहरा, मानो प्रीति यहाँ कहीं आसपास खड़ी हो। साहिल की आंखों से आंसू बह निकले। शादी से पहले ही वो प्रीति का दीवाना हुआ करता था। कॉलेज के दिनों का वो पहला प्यार, जब पहली बार उसने प्रीति को देखा था, दिल में एक मोहब्बत की लहर जाग उठी थी। उसका वो पिंक कलर का सूट, खूबसूरत मासूम चेहरा और नीली गहरी आंखें, सुंदर जुल्फें उसके दिल को घायल कर गई थीं। कॉलेज के दिनों में प्रीति को पहली बार देखने के बाद साहिल उसे दिल से चाहने लगा था। कॉलेज में होने वाले फंक्शन के वो दिन उसे याद आने लगे, जब प्रीति के साथ हंसी मजाक, दोस्तों के साथ उसे फ्लर्ट करना और किसी भी तरह प्रीति को अपनी ओर आकर्षित करना। एक बार दोस्तों के बीच एक शर्त लगी कि वो प्रीति को अलग तरीके से प्रपोज करेगा और उसके लिए साहिल ने बाइक से एक बस का पीछा करते हुए उस बस में सवार प्रीति को पूरी पब्लिक के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। उसके बाद प्रीति की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना और फिर प्रीति के पेरेंट्स से उसका हाथ मांगना, ये सारी यादें जहन में उठने लगी थीं। बीते हुए कल की यादों से साहिल का दिल तड़प उठा। उधर एक दिन प्रीति की माँ ने उससे कहा, सुन, साहिल को छोड़कर तू यहाँ बैठी हुई है, क्या तूने सोचा है किस हाल में होगा वो? अरे वो तेरा पति है, अगर गुस्से में उसने 2-4 बातें कह भी दी तो क्या हो गया? तुम दोनों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए थे और ये 7 फेरे अटूट संबंध की वो डोर हैं जिसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप कहलाएगा। भगवान न करे कल को ये नौबत तलाक तक पहुंच जाए तो क्या करेगी? मेरी बात सुन, तू वापस उसके पास लौट जा।
मेरा दिल कहता है साहिल से जो गलती हुई है उसे उसका एहसास जरूर होगा, और तुम्हारा ये प्रेम विवाह तो दो आत्माओं का एक मिलन है जो एक ही सांस से जुड़ी हुई है। अपनी माँ की बात पर प्रीति पर गहरा असर हुआ। उस रात वो काफ़ी रोई। उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। जो तकरार उन दोनों के बीच हुई थी, इन सब में उसकी भी तो गलती थी। उसने साहिल को छोड़कर अपने पति धर्म को अपमानित किया था। साहिल उसका पति है, उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। उसी रात दोनों के मोबाइल पर व्हाट्सएप खुला हुआ था। साहिल प्रीति के प्रोफाइल फोटो को देख रहा था। उसी समय प्रीति का एक मैसेज आया। साहिल ने तुरंत ही प्रीति के चैट को क्लिक किया और उस मैसेज को पढ़ते ही उसका दिल भर उठा। उसने तुरंत ही रिप्लाई किया। उसके बाद घंटों चैटिंग होती रही। दोनों की आंखें भरी हुई थीं। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रीति साहिल यानी अपने घर लौट आई थी। प्रीति के वापस लौट आने से साहिल के चेहरे पर खो गई रंगत लौट आई थी। दिल खुशी से भर उठा। प्रीति भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। उन दोनों को एहसास हो गया, पति पत्नी का जीवन दो पहियों की एक गाड़ी है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। प्रीति साहिल से नज़र नहीं मिला पा रही थी। किसी तरह उसने साहिल से कहा, आप कैसे हो जी? साहिल ने प्रीति से कहा, पहले ये बताओ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? इतना सुनते ही प्रीति हंसते हंसते रो पड़ी और साहिल से लिपट गई। साहिल की भी आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन जब साहिल डाइनिंग टेबल पर आया तो उसे अपनी फेवरेट डिश उसे नजर आई। उसके चेहरे पर खुशियां नाच गईं। उसने प्रीति को आवाज़ दी। उसी समय प्रीति का फूल सा चेहरा उसके सामने दिखा। आते ही प्रीति ने उससे कहा, अब क्या है जी? साहिल मुस्कुराते हुए बोला, आज तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था अब अपने मनपसंद डिश दोबारा खाने को नहीं मिलेगी। साहिल के इस प्यारे से मजाक को सुनकर प्रीति मुस्कुरा दी और उसके बाद बोली, अब छोड़ो भी और मेरी बात सुनो। आज आपने ऑफिस नहीं जाना है? क्यों? साहिल ने प्रीति से पूछा। आज हम राधा कृष्ण के मंदिर में उनकी पूजा और आराधना के लिए जाएंगे, प्रीति ने साहिल से कहा। जैसी आपकी आज्ञा मेरी प्यारी धर्मपत्नी, कहते हुए साहिल प्रीति को देखकर मुस्कुराया। प्रीति भी अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए चली गई। इस तरह साहिल और प्रीति के जीवन में खुशियां आने लगीं। दोनों के बीच प्यार और बढ़ने लगा। एक दिन जब प्रीति सुबह उठी और कमरे से बाहर आई तो वहां का दृश्य देखकर भय से कांप उठी। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। प्रीति की चीख सुनकर साहिल की भी नींद टूट गई। वो तुरंत कमरे से बाहर आया और वहां का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ गए। घर का सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा हुआ था। हर चीज इधर से उधर पड़ी हुई थी और जगह जगह खून के कतरे फैले हुए थे। दीवारों पर, सोफे पर, मेज पर और एक जगह दीवार पर खून से लिखा हुआ था, आज इतने सालों बाद मैं वापस लौट आई हूँ अपने प्रेम, अपनी मोहब्बत को लेने के लिए। साहिल मेरी मोहब्बत है, मेरी अधूरी प्रेम कहानी है और एक दिन उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और जो भी मेरे प्रेम के बीच में आएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। चंद्रिका। साहिल फटी हुई आंखों से उस लिखावट को देख रहा था। दीवार पर लिखी हुई खून की लिखावट से साफ जाहिर हो रहा था किसी अनहोनी के संकेत आने वाले हैं और इस लिखावट को देख साहिल और प्रीति के मन में भय उठ रहा था और इस तरह से साहिल का नाम उस लिखावट के साथ होना एक आश्चर्यजनक बात थी। चारों तरफ टूटा हुआ बिखरा सामान और जगह जगह खून के कतरे, ये सब कुछ अलग ही खौफनाक कहानी को बयान कर रहे थे। प्रीति ने घबराई हुई आवाज में साहिल से कहा, साहिल ये सब क्या है? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रीति का इतना कहना था कि साहिल घबरा गया। उसने हड़बड़ाकर फंसे हुए शब्दों में प्रीति से कहा, प्रीति इस वक्त पुलिस को सूचित करना ठीक नहीं है और वैसे भी ये मामला कोई इतना संगीन तो नहीं कि पुलिस को बुलाना पड़ जाए। ये तुम क्या कह रहे हो साहिल? इतना कुछ हो गया और तुम कहते हो? प्रीति ने एक नज़र दोबारा से उस लिखावट पर डाली और उसकी नज़र उस लिखावट के नीचे लिखे हुए अंतिम शब्द पर पड़ गई जिसमें साफ साफ लिखा था, चंद्रिका। प्रीति ने साहिल की तरफ देखा। साहिल अब भी हैरत में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। बस उसकी निगाहें खून से लिखी उस लिखावट को देखे जा रही थीं। इसी बीच प्रीति ने उससे कहा, साहिल साहिल। मगर साहिल कहीं और ही खो गया था, मानो उसका कोई पुराना अतीत उभरने की कोशिश कर रहा हो। प्रीति ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया तो साहिल चौंक पड़ा। कहाँ खो गए तुम साहिल? ये सब क्या है? सच बताओ, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। प्रीति ये तुम क्या कह रही हो? तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैंने कभी भी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा है। कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी चंद्रिका नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही इसके बारे में कभी सुना है। मेरा यकीन करो प्रीति, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। साहिल ने प्रीति का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रीति रंज भरी आंखों से साहिल को देखती रही और उसके बाद वहां से चली गई। साहिल ने उसे रोकने की कोशिश की मगर उसके मुंह से कोई लफ्ज ही नहीं निकल पाए। अब साहिल बुरी तरह बेचैन हो उठा था। उसकी नजरें चंद्रिका नाम के उस शब्द को बार बार देखे जा रही थीं।
एक तूफान सा दिमाग में उठ रहा था। कुछ तो ऐसा था साहिल की जिंदगी में जो किसी गुजरे हुए पास्ट को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। उसी रात डिनर के बाद साहिल स्टडी रूम में पहुंचा, जहां उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बेकरारी जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। मन बेचैनी से भरा हुआ था। शायद प्रीति ने सच ही कहा था। साहिल उससे कुछ छुपा रहा था, कोई ऐसी बात जो आज उसके जीवन में दस्तक दे रही थी। साहिल एक चेयर पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसी रूम की एक सीक्रेट जगह से कुछ कागजात और फाइलें बाहर निकालीं। उसके बाद वो उन्हें पलटने लगा और उन्हीं कागजात के बीच एक तस्वीर उसके हाथों में आ गई, जिसे देख साहिल का दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। मन बुरी तरह विचलित हो गया। ये तस्वीर एक लड़की की थी और ये लड़की वेशभूषा में एक राजकुमारी लग रही थी। साहिल काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक ही साहिल के सामने उसका अक्स, उसी की शक्ल की एक परछाई उसके सामने नजर आई। सामने उभरने वाली उस परछाई ने साहिल से कहा, साहिल, क्यों उलझन और बेचैनी में जी रहे हो? इस तरह झूठ बोलकर अपने आप को तनावग्रस्त कर रहे हो? क्यों अपने वैवाहिक जीवन को नरक में डाल रहे हो? यही कारण है आज प्रीति के साथ तुम्हारा मनमुटाव होता रहता है, क्योंकि तुम अपनी पत्नी प्रीति के साथ वैवाहिक जिंदगी में कोई फोकस नहीं कर पा रहे हो। उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहे हो। आज तुम एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जी रहे हो और इसका कारण है तुम्हारी ये खामोशी। उसकी बात सुनकर साहिल बोल पड़ा, यू आर रॉन्ग। मैं प्रीति के साथ कोई भी दगा नहीं कर रहा हूँ और न ही मैंने उसे कोई धोखा दिया है। मैं आज भी इस लड़की के विषय में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन है, कहाँ से आई है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने अपने जीवन में इस लड़की को सिर्फ इसी तस्वीर में देखा है। ये लड़की ना तो मेरा पास्ट है, ना ही मेरा भविष्य बन सकती है। मेरा वर्तमान, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी पत्नी प्रीति है एंड दिस इज रियलिटी। इसी के साथ वो अक्स गायब हो गया। साहिल जैसे होश में लौटा। उसके दिमाग में पीड़ा उठने लगी। उसने सर पकड़कर कहा, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये कैसी परिस्थितियां आ गई हैं? उसी समय अचानक बाहर किसी खटखट की आवाज़ हुई। उसने फौरन सभी कागजात और फाइलों के बीच उस तस्वीर को छुपा दिया और फिर उसे एक सीक्रेट जगह पर रखकर बाहर आ गया। बाहर कोई भी नहीं था सिवाय एक खामोशी के, जो आज की रात उससे बहुत कुछ कहना चाहती है। साहिल की उलझन की कशमकश प्रीति के साथ कोई बेवफाई बयान नहीं कर रही थी, मगर एक ऐसा सच है जो प्रीति को नहीं बताना चाहता और साहिल यही गलती कर रहा है। साहिल स्टडी रूम को लॉक करने के बाद जब अपनी बीवी के पास आया, तब तक प्रीति सो चुकी थी। साहिल ने प्रीति के हाथों में हाथ रखकर कहा, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे तुम्हारे दिल को तकलीफ हो, किंतु मुश्किल से हमारे जीवन में खुशियां दोबारा आई हैं। अब मैं नहीं चाहता हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत दोबारा आए, लेकिन जो स्थिति मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे रही है उसका मैं पर्दाफाश करके ही रहूँगा। उसी रात अचानक ही प्रीति की नींद खुल गई। एक अनहोनी का डर उसके दिल में उठने लगा। न चाहते हुए वो कमरे से बाहर आ गई। आज की रात उसके घर में एक अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी। कुछ ही पल बाद अचानक ही घर की खामोशी को चीरती हुई एक औरत की हंसी उसके कानों में पड़ी। उस आवाज को सुनकर प्रीति डर गई और भय से उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं, लेकिन आसपास कोई भी औरत नहीं दिख रही थी। उसका दिल घबराने लगा और जोर जोर से धड़क रहा था। वो आवाज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कोई हाई क्वालिटी के स्पीकर की तेज आवाज ऑन होकर उसके कानों में पड़ रही थी। प्रीति का दिमाग फटने लगा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और चीखते हुए बोली, बंद करो ये हंसी। कौन हो तुम और क्यों ये तमाशा कर रही हो? प्रीति ने जब ये कहा तो उसकी खतरनाक आवाज दोबारा आई, तुझे अपने साहिल से दूर करने आई हूं मैं। चली जाओ मेरी साहिल की जिंदगी से, वरना अपनी जान से जाओगी। इसी के साथ उसकी हंसी और भी तेज हो गई। प्रीति अपने आप को संभाल न सकी और गिरने ही वाली थी कि साहिल के हाथों ने उसे थाम लिया। इस शोर शराबे को सुनकर वो बाहर आ गया था और वो हंसी की डरावनी आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। प्रीति साहिल की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। साहिल ने डरे हुए स्वर में कहा, प्रीति प्रीति उठो, क्या हुआ है तुम्हें? एक बार फिर उस औरत की आवाज गूंज उठी थी, इस चुड़ैल से दूर हो जाओ साहिल। मेरे तन बदन में अग्नि दहक उठती है जब तुम इसके करीब आते हो। इस बार साहिल की तेज आवाज घर के जर्रे जर्रे में गूंज उठी थी जब उसने कहा था, खामोश तो तू हो जा। कौन है तू और सामने क्यों नहीं आती? क्यों मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? साहिल बहुत ही गुस्से में था। अब साहिल हर तरफ देखने लगा, मगर घर की किसी भी जगह पर कोई भी नहीं दिख रहा था। साहिल की क्रुद्ध आवाज से अचानक सामने ही अंधेरे में एक औरत की परछाई नजर आई। जब वो अंधेरे से उभर कर सामने आई तो वो औरत काफी सजी सवरी एक दुल्हन के जोड़े में थी।
उसके पायल की आवाज रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरे में उसका धुंधला सा शरीर ही दिख रहा था। साहिल उससे कुछ कहता इससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम अपनी चंद्रिका को नहीं पहचान पाए? आखिर 300 सालों के इंतजार के बाद मैं जब लौट आई हूँ तो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हारी वही प्रेयसी हूँ जो तुम्हें पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन मैं अपने प्रेम को पूर्ण करके ही रहूंगी। एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। साहिल उस औरत को ध्यान से देखने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद उस जगह पर अजीब सी धुंध फैलने लगी। साहिल कुछ समझ पाता, उस धुंध में वो औरत अचानक ही गायब सी हो गई। पल में ही वो धुंध छट गई। साहिल हैरान और परेशान होकर सामने ही देखता रहा और घर के कोने कोने को छान मारा, मगर कोई भी नजर नहीं आया। उसके बाद साहिल ने बेहोश प्रीति को उठाया और उसे बेडरूम तक लाया। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। जो तस्वीर उसके पास है, क्या ये वही औरत है? अगर ये वही है तो उसका साहिल से क्या संबंध? साहिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गहरी चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले दिन हॉस्पिटल में प्रीति के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए उसके पास आए। क्या हुआ प्रीति को? बेटा, तुम्हारा कॉल आते ही हम घबरा गए, प्रीति के पापा ने साहिल से कहा। इसी बीच प्रीति की माँ बोल पड़ी, क्या हुआ प्रीति को? बेटा, तुम ठीक तो हो? सब ठीक है पापा, बस वो प्रीति अचानक ही बेहोश हो गई थी, शायद ब्रेन टायर्ड की वजह से, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। साहिल ने प्रीति के मम्मी पापा को असली वजह नहीं बताई, क्योंकि वो गहरी टेंशन में आ सकते थे। ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के जीवन में? अभी वो हंसी खुशी तुम्हारे पास लौट आई थी और अचानक से ही। प्रीति की माँ ने दुखी होते हुए कहा, मम्मी आप बेकार में ही चिंता करती हैं। प्रीति को कुछ भी नहीं हुआ है, शी इज नॉर्मल, वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद प्रीति होश में लौट आई। उसके पेरेंट्स उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन प्रीति ने भी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, मगर उसके दिमाग में एक हलचल सी मची हुई थी। दूसरे दिन ऑफिस में साहिल का दिल नहीं लग रहा था। कल रात उसने जो देखा था वो उसके दिमाग में चल रहा था। रह रहकर बेचैनियां उसे सता रही थीं। उसे प्रीति की भी चिंता हो रही थी। उसने सोचा कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ, जिससे वो प्रीति के पास ही रहेगा। अभी साहिल ये सब कुछ सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साहिल ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त रोहन उसके पास खड़ा था। रोहन तुम? साहिल ने कहा। रोहन ने साहिल से कहा, व्हाट हैपेंड साहिल? 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम में नजर आ रहे हो। किसी से ना ज़्यादा मिलते हो, ना बात करते हो, ना ही काम पर फोकस कर पा रहे हो। आफ्टर ऑल कहीं प्रीति भाभी से दोबारा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कुछ प्रॉब्लम जिंदगी में आ ही जाती हैं, जो दोस्ती के दायरे के बाहर होती हैं, जिसे इंसान चाहे भी नहीं कह सकता। साहिल ने जब ये कहा तो रोहन वहीं उसके पास बैठ गया और साहिल से बोला, क्या बकवास किए जा रहा है तू? अरे अगर मेरा दोस्त गुमसुम खामोश और किसी डिप्रेशन में रहे तो क्या मैं चुप बैठ सकता हूँ? और अगर अपना दुख किसी से साझा किया जाए तो वो बहुत कम हो जाता है। व्हाट इज द मैटर? रोहन ने जब ज़्यादा जोर दिया तो साहिल कुछ पल के लिए खामोश रहा। उसके बाद एक गहरी सांस खींचते हुए अपने मोबाइल से एक फ़ोटो सेलेक्ट की और रोहन को मोबाइल पकड़ाते हुए बोला, मेरी समस्या ये तस्वीर है। रोहन ने जब उस तस्वीर को देखा तो बोल पड़ा, अरे ये तो किसी लड़की की तस्वीर है और देखने में किसी रियासत की राजकुमारी लग रही है। इस तस्वीर का मतलब क्या है? साहिल को ये तस्वीर तब मिली थी जब वो अपने पर्सनल काम से बिजी था। अचानक इसके हाथ में ये तस्वीर आ गई थी। साहिल हैरान था, इन फाइलों के बीच ये तस्वीर कहाँ से आई? साहिल काफ़ी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, माइंड पूरी तरह से बंद था। ये एक ऐसी अनहोनी थी जिसे साहिल ने किसी को नहीं बताया था, अपनी पत्नी प्रीति से भी नहीं। उसने ये तस्वीर को अपने पास संभाल के रखा और इस लड़की के बारे में जानना चाहा। उस दिन के बाद साहिल हर वक्त टेंशन में रहने लगा था और अभी जो हाल में प्रीति और उसके साथ जो घटना घटी उसे भी साहिल ने रोहन को बताया। सारी सच्चाई जानने के बाद रोहन हिल सा गया। उसने कहा, ओहो, तो ये है असली कहानी। डोंट वरी साहिल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक ही रोहन ने उस तस्वीर को गौर से देखा और उसके माथे पर सिलवटें बढ़ती चली गईं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? रोहन, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? साहिल ने उससे पूछा। नहीं साहिल, मैं इसे नहीं जानता, बस इस लड़की से रिलेटेड तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। साहिल, तेरी प्रॉब्लम का अंत वहीं से होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल मैं तुझे फ़ोन करूँगा और तू प्रीति भाभी को साथ लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। फिलहाल मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। साहिल कुछ समझ नहीं सका, लेकिन जो उसकी परेशानी थी रोहन ने कुछ हद तक कम कर दी थी। रोहन ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसके
चेहरे के हाव भाव को देखकर उसके कथन के मुताबिक साहिल समझ गया रोहन इस लड़की से रिलेटेड कुछ तथ्य को जानता है, तभी तो उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे विश्वास दिलाया था कि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब तो साहिल को रोहन के फोन कॉल का वेट था। इधर जब प्रीति घर पर अकेली थी तब उसका मन एक घबराहट के चलते विचलित था। कल रात के इंसिडेंट के बाद उसके दिल में एक अनोखा सा डर बैठ गया था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। हर पल बुरी आशंकाएं उसके दिमाग में चल रही थीं। उसी समय उसके मोबाइल फोन पर एक घंटी बज उठी। प्रीति ने सोचा शायद साहिल का कॉल हो। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो ये कॉल अननोन था। प्रीति ने कॉल रिसीव की मगर उधर कोई भी आवाज नहीं आई। प्रीति हेलो हेलो करती रही। उसके बाद उसने एंगर होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, मगर उसी वक्त तो फोन दोबारा बज उठा। प्रीति ने झुंझलाहट में फोन रिसीव किया और गुस्से में बोल पड़ी, कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? क्यों फोन करके परेशान कर रहे हो? और उसी समय प्रीति के मोबाइल फोन में एक डरावनी भेड़िए जैसी गुर्राहट की आवाज आई। प्रीति के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और प्रीति डर से 2 कदम पीछे हट गई। मोबाइल फोन से आने वाली भयानक गुर्राहट अब एक खतरनाक औरत के शब्दों में बदल गई थी। मैंने तुझसे कहा था मेरे साहिल की जिंदगी से दूर चली जा, मगर तू नहीं मानी। अब अंजाम भुगत। तेरी जिंदगी में ऐसी विनाश की आंधी लाऊंगी, ना चाहकर भी साहिल के आसपास भी नहीं भटक पाएगी। और उसके बाद ठहाकों से मोबाइल फोन गूंज उठा था। प्रीति बुरी तरह से घबराहट के साथ हैरान थी, ये कौन है और इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसी समय फोन कट गया। प्रीति ने रिसीव हिस्ट्री से उस नंबर को निकाला और कांपते हुए हाथों से उस नंबर को दोबारा डायल किया, मगर ये क्या, अब तो वो नंबर बंद था। प्रीति का दिमाग साए साए कर उठा। इतनी जल्दी ये नंबर कैसे बंद हो गया? उसके साथ जो भी हो रहा था, ये रूहानी शक्तियों का जाल है या इंसानी साजिश? प्रीति काफी टेंशन में आ गई थी। उसने जल्दी से कुछ टेबलेट ली और एक सोफे पर बैठ गई। गहरे तनाव में उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी थी। अचानक ही उसने महसूस किया कि किसी के भारी कदमों की आहट इस घर में साफ सुनाई दे रही है। उसकी निगाहें चारों ओर घूमने लगीं। उसने हड़बड़ाहट में साहिल को कॉल करना चाहा, लेकिन उसी समय घर में रखा हुआ सामान तेजी से नीचे गिरने लगा और घर में अजीबोगरीब डरावनी आवाजें प्रीति को हद से ज्यादा परेशान करने लगीं। अब प्रीति खौफ से एकदम जड़ हो गई थी। शरीर तेजी के साथ कंपन करने लगा था। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर होने लगा और मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। ऐसी हरकतें होने लगीं जिससे प्रीति एक डर के साए में समाती चली गई। कुछ ही देर बाद उसके सामने खतरनाक चेहरा आया। जो चेहरा उसे सामने दिखा वो बहुत ही भयानक और खौफ से भरा हुआ था। प्रीति ये सब देखकर अपने होश कायम नहीं रख सकी और बेहोश हो गई। साहिल जब घर लौटा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर की खामोशी उसे डंक मार रही थी। सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। पूरे घर में उथल पुथल मची हुई थी। ये देखकर साहिल की जान हलक में अटक गई। उसने घबराई हुई आवाज में प्रीति को आवाज दी, मगर एक सन्नाटा ही दिख रहा था। अब तो उसका दिल बेकाबू हो गया। उसके बाद प्रीति उसे बेहोशी की हालत में सोफे पर नजर आई। साहिल दौड़कर उसके पास गया और उसे बाहों में लेकर बोला, प्रीति प्रीति। साहिल ने फ्रिज से ठंडा पानी लेकर प्रीति के चेहरे पर डाला तो वो होश में आई और एकटक निगाहों से चारों ओर देखने लगी। वो इन सब घटनाओं से एकदम शौक में आ गई थी। वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। किसी तरह से साहिल ने उसे संभाला। जब प्रीति ने साहिल को सामने देखा तो प्रीति साहिल से लिपट कर रो पड़ी। उसने कहा, कहाँ थे तुम, कहाँ थे? ये देखो क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। वो कौन है जो हमारे पीछे पड़ी है? क्यों हमें जीने नहीं देती? बस प्रीति, अगर तुम टूट गई तो मैं भी बिखर जाऊंगा। तुम मेरी सांस हो। अगर तुम ही मुझसे अलग हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। जो गर्दिश का दौर हमारी जिंदगी में आया है उसे हम दोनों मिलकर ही दूर करेंगे। कहते हुए साहिल ने प्रीति को अपनी आगोश में भर लिया। दूसरे दिन साहिल के पास रोहन का कॉल आया और उसने साहिल को अकेले ही बुलाया। आज साहिल को उसके साथ किसी शख्स से मिलने जाना था। जो तस्वीर साहिल ने उसे दिखाई थी, उस तस्वीर वाली लड़की की संपूर्ण जानकारी उस इंसान से हासिल होगी। साहिल ने रोहन से मिलने से पहले प्रीति को उसके माँ पापा जी के पास छोड़ दिया, क्योंकि वो यहाँ पर महफूज नहीं रह सकती थी। उसके बाद वो रोहन के साथ एक कार में सफर करते हुए शहर से बाहर निकल आया। उत्सुक होकर साहिल ने रोहन से पूछा, रोहन आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने बताया नहीं। साहिल, जब मैंने उस तस्वीर को देखा था मुझे एक झटका लगा। मैंने गौर किया, इस तस्वीर वाली लड़की को मैंने कहीं देखा है। दिमाग पर जब मैंने ज़्यादा जोर डाला तो मुझे याद आया कि इस शक्ल की लड़की से मैं मिल चुका हूँ। कहाँ पर? साहिल ने बेचैनी से कहा। डोंट वरी साहिल, हम वहीं जा रहे हैं। बहुत ही जल्द तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, रोहन ने कार को ड्राइव करते हुए कहा और कार को हाईवे से राइट टर्न लेकर दूसरे रास्ते पर डाल दिया। तकरीबन 10-15 किलोमीटर चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर बने हुए घर के पास आया।
रोहन ने डोरबेल बजाई। दरवाजा तो खुला था। दोनों घर के अंदर आ गए, जहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही साहिल आश्चर्यचकित हो गया, और इसका रीजन था कि घर की दीवार पर हर तरह की पेंटिंग की तस्वीरें लगी हुई थीं, और उन तस्वीरों में साहिल ने अपने आप को उसी लड़की के साथ पाया जिस लड़की की तस्वीर उसके पास थी। हर पेंटिंग में वो अलग अलग पोज में उसके साथ नजर आ रहा था। ये सब देखकर साहिल के पैरों तले से जमीन हट गई, दिमाग घूम गया। रोहन ने साहिल से कहा, साहिल, इन तस्वीरों में तुम्हें इस लड़की के साथ देखकर मैं हैरान हूँ। आखिर क्या संबंध है तुम्हारा इससे? क्या मतलब है तुम्हारा? साहिल बोल पड़ा। सॉरी साहिल, मैं पहले यही कंफर्म करना चाहता था, तभी तो हम सही निष्कर्ष पर आ सकते हैं, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा यार। रोहन, तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा इस लड़की से कोई भी रिलेशन था और ना है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट रोहन। अभी दोनों की बहस चल ही रही थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों की नजरें आने वाले पर रुक गईं और सामने एक आदमी नजर आया जो इस घर का मालिक था। देखने में वो एक बूढ़ा इंसान था। उसकी उम्र लगभग 70 के आसपास रही होगी। सर के बाल और दाढ़ी मूछें सफेद, आंखों पर चश्मा और हाथों में पेंट लगा हुआ था। रोहन ने उससे कहा, हेलो अंकल, मैं रोहन, जो पिछली बार आपसे मिला था। ओहो, तो तुम रोहन हो, और ये तुम्हारे साथ? जब उसकी साहिल पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने साहिल से कहा, तुम? मैं कह नहीं सकता, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। इतने सालों बाद तुम वापस आ गए हो बेटा। देखो, आज भी मैंने तुम्हारी प्रेम कहानी को जीवित रखा है इन तस्वीरों के माध्यम से, जो ये नहीं भूलने देती कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता। आप क्या कह रहे हो अंकल? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साहिल ने उसकी अनोखी बातें सुनकर बोल पड़ा। कैसे समझोगे बेटा? मैं गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूँ, और तुम एक जन्म का सफर तय कर चुके हो। दिस इज नॉनसेंस। ये क्या है? जन्म, प्रेम कहानी और ये सब तस्वीरें? आखिर आप हैं कौन? मैं एक कुशल चित्रकार रमेश चंद्र हूँ, जिसने राजकुमारी चंद्रिका की कई तस्वीरें बनाई थीं, और तुम उसके वही पूर्व प्रेमी थे जिसकी प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था। साहिल को उसकी बातों से बोरिंग फील होने लगी। उसने रोहन से कहा, रोहन, तू मुझे गलत जगह पर ले आया है। यहाँ पर सिर्फ टाइम पास हो सकता है और कुछ नहीं। रोहन, चले यहाँ से। इससे पहले साहिल वहां से निकल जाता, वो चित्रकार बोल पड़ा, ठहरो बेटा, तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो, मगर अपने उभरने वाले अतीत को झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति तुम्हें मिली है, लेकिन वो आज भी तुम्हारे प्यार को ढूंढ रही है, और तुम्हें इस समस्या से निपटना होगा। ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, रियल लाइफ में नहीं, और जो प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में है उसका अंत मैं अपने तरीके से करूंगा। साहिल का माइंड अपसेट हो चुका था, और जितनी जल्दी हो सके वो रोहन के साथ वहां से निकल जाना चाहता था, और इसलिए वो वहां से निकल गया। कौन सच है कौन मिथ्या, ये आने वाला कल ही बताएगा। जो अनहोनी घटना के रहस्य सामने है उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, और इन रहस्य के अनसुलझे जाल साहिल के दिल में जहरीले कांटे की तरह चुभ रहे थे। अब तो वक्त के साथ सब निर्धारित होगा। उसी रात साहिल बाइक से लौट रहा था कि सामने नशे में एक शराबी आ गया। साहिल की बाइक वहीं रुक गई। इससे पहले साहिल गुस्से में उससे कहता, वो शराबी पहले ही बोल पड़ा, साहब, आप इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक चुड़ैल का साया मुझे नजर आया है, वो आपको मार सकती है, आप उधर से मत जाइए। साहिल को शराबी पर गुस्सा तो आ रहा था, मगर उससे उलझना बेकार था। साहिल ने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वो शराबी नशे में बड़बड़ाता रहा। आगे जाने पर साहिल को एक औरत की छाया नजर आई। उसने बाइक स्लो की। उसी समय एक पायल की झनकार उसके कानों में पड़ी। अब साहिल वहीं रुक गया। एकाएक ही एक औरत उसके सामने दिखी। रात का धुंधला अंधेरा था, इसलिए क्लियर साफ नहीं दिख रहा था, मगर साहिल ने इतना जरूर देखा था, वो औरत एक घूंघट में थी। साहिल को उसके पायल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। साहिल ने सोचा, ये वही है जिसने उसकी जिंदगी में हलचल मचा रखी है। इस बार ये मेरे हाथों से नहीं बच सकती। आज इसका रहस्य खुलकर ही रहेगा। वो बाइक से उतरा ही था कि वो औरत एक दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। साहिल भी उसके पीछे पीछे लग गया। वो साहिल को काफी दूर तक अंधकार भरी गली में खींच लाई। इससे पहले साहिल उसका हाथ पकड़ता, पता नहीं कहाँ से उस जगह पर धुआं उठने लगा और चारों ओर फैलने लगा। साहिल उसकी चपेट में आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे धुआं छटा तो उस जगह पर ना तो साहिल था और ना ही वो औरत। साहिल ने रात के समय जिस औरत का पीछा किया था वो उसे अपने साथ ले जा चुकी थी, और कहीं ये चंद्रिका तो नहीं। अगर ये चंद्रिका है तो साहिल आज बहुत बड़े संकट में चला गया है और किसी को इसकी खबर भी नहीं। उधर प्रीति भी साहिल के बिना अपनी जिंदगी को गुमसुम जी रही थी। उसे साहिल की बहुत याद सता रही थी। प्रीति ने साहिल को फोन भी किया, मगर उसका फोन बंद था। अब तो प्रीति और भी परेशान हो गई।
दूसरे दिन उसे पता चला साहिल कल से ही लापता है और घर भी बंद है। किसी को नहीं पता वो कहाँ चला गया। अब तो प्रीति की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस तरह साहिल के गायब हो जाने पर प्रीति का दिल और भी बेकाबू हो गया। उसे घबराहट होने लगी। उसने पता किया साहिल आखिरी बार अपने दोस्त रोहन से मिला था। बस फिर क्या था, प्रीति पहुंच गई रोहन के पास। रोहन भी साहिल के इस तरह गायब हो जाने से हैरान था और इसका कारण यही है जो उसकी जिंदगी में घट रहा था। उसने प्रीति से कहा, प्रीति, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। क्या मतलब? प्रीति ने उससे कहा। आखिर रोहन ने उसे सब कुछ सच बताना ही जरूरी समझा, जिससे प्रीति अनजान थी। और जब रोहन ने इस रहस्य से पर्दा हटाया तो प्रीति अंदर तक हिल गई थी। अब प्रीति को उस रात की वो घटना याद आने लगी। बार बार एक औरत के द्वारा उसको परेशान करना, वो डरावनी आवाजें आना और उसके साहिल को उससे दूर कर देना। लेकिन प्रीति का दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं था। ये सारी मिस्ट्री साहिल के पुनर्जन्म और एक आत्मा की कहानी पर एग्जिस्ट करती है। इट्स कैन नॉट हैपन रोहन। मेरा दिल अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं, प्रीति ने रोहन से कहा। प्रीति, मैंने भी कब सोचा था साहिल की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है, लेकिन उस चित्रकार रमेशचंद्र की बातों से न जाने क्यों मेरा दिल इन बातों पर बिलीव करने लगा है, रोहन ने प्रीति से कहा। कुछ देर तक प्रीति का गमगीन चेहरा एक सोच में डूब गया। उसके बाद उसने कहा, वेल, तकदीर मेरा कितना भी कठिन इम्तिहान ले ले, मगर मुझे इस इम्तिहान में खरा उतरना है। रोहन, मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगी, साहिल को खोजने में तुम मेरी मदद करोगे। ऑफ कोर्स प्रीति, साहिल मेरा दोस्त है, वो जहाँ भी होगा मैं उस तक जरूर पहुँचूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू रोहन, प्रीति ने उससे कहा। उसके बाद रोहन के पास से सीधे अपने बंद पड़े घर को लौट आई। आखिर प्रीति ने बंद पड़े अपने घर को खोला, उसमें प्रवेश किया। सभी चीजें, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। धूल मिट्टी वहां जमा हो गई थी। घर बिल्कुल वीरान सा हो गया था। अपने घर में कदम रखते ही प्रीति के जहन में धुंधली यादें बसने लगीं। साहिल के साथ बिताए गए प्यार भरे वो लम्हे, वो हंसी मजाक, मौज मस्ती, उनका तकरार, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से रूठना और मनाना, सभी चीजें मानो सामने दिख रही हों। इन पलों को महसूस करते हुए प्रीति की आंखें दुख से नम हो गईं। उसके बाद प्रीति ने घर की साफ सफाई शुरू की, सभी चीजों को उनकी जगह पर सेट किया। उसके बाद स्टडी रूम को साफ करते समय फाइलों और कागजातों के बीच जो सामने देखा, उसे देख प्रीति को एक झटका सा लगा। वही लड़की की तस्वीर जिसे साहिल शायद गलती से यहीं भूल गया और सही जगह पर नहीं रख पाया था। इस तस्वीर को देखते ही प्रीति के होश उड़ गए। इसका मतलब रोहन सच कह रहा था। अब तो प्रीति ने पूरे स्टडी रूम को छान मारा और इसी बीच उसे साहिल की एक पर्सनल डायरी मिली, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के गुजारे हुए कुछ लम्हों को कोरे कागज पर उतारा था। किस तरह उसके और प्रीति की जिंदगी में एक तूफान आया है जिसने उनकी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया है। आज जिस डिप्रेशन में मैं जी रहा हूँ, इसकी वजह ये तस्वीर है। मैं नहीं जानता ये मेरे पास कैसे आ गई, कौन है ये। इसके बारे में मैं अपनी बीवी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो लफ्ज़ ही नहीं निकलेंगे जो इस सच्चाई को बयां कर सकें। प्रीति गुस्से वाली और एक शक्की मिजाज लड़की है, कहीं वो इसका गलत मतलब न निकाल ले, यही डर रहता है। और जो घटनाएं हो रही हैं वो सब इस तस्वीर से रिलेटेड कहानी को ही दर्शा रही हैं। आज मेरी तकदीर और हालात मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुके हैं, मगर सच तो यही है, मैं आज भी प्रीति को बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। डायरी पढ़ते हुए प्रीति की आंखें भीगी जा रही थीं, दिल तड़प रहा था। जुदाई के लम्हे मन को कचोट रहे थे। प्रीति ने डायरी को बंद कर दिया और उसे वहीं रख दिया। साहिल के लिखे हुए लफ्ज छिपे हुए वफा को बयां कर रहे थे और सच को सामने ला रहे थे। अब चाहे ये शैतानी बला हो या कोई अनोखी मुसीबत, प्रीति ने तय कर लिया वो साहिल को वापस लाकर ही रहेगी, लेकिन अपने तरीके से। प्रीति ने साहिल के लापता हो जाने की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई और ना ही इस घटना का जिक्र किसी से किया, बल्कि कुछ और ही तरीका निकाला। उसने अपने एक पुराने खास फ्रेंड प्राइवेट डिटेक्टिव निखिल शर्मा को बुलवाया। प्रीति का कॉल मिलते ही डिटेक्टिव निखिल शर्मा प्रीति के पास था। निखिल शर्मा एक काबिल, जाबाज, साहसी और क्रिएटिव डिटेक्टिव था, जिसने कई अनसुलझे केसों को सुलझाया है और वो प्रीति का खास दोस्त भी है। प्रीति ने निखिल से कहा, निखिल, तुमने आज तक मर्डर मिस्ट्री के केस को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन आज तुम्हें मेरे लिए एक अनोखे केस पर काम करना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये जोखिम उठा सकते हो? निखिल ने कॉफी का कप मेज पर रखकर अपने आंखों पर लगे हुए ब्लैक कलर के स्टाइलिश चश्मे को आंखों से उतार कर प्रीति से कहा, कैसी बातें कर रही हो प्रीति? अगर इस बार मेरी जासूसी के पैंतरे तुम्हारे काम आए तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशनसीबी होगी। आफ्टर ऑल, तुमने ही तो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, मेरे भविष्य को उज्जवल करने में मेरी बहुत हेल्प की थी। अगर एक दोस्त के लिए मेरी लाइफ में रिस्क आए तो मैं पीछे नहीं हट सकता।
उसके बाद निखिल ने मेज पर रखे हुए उस तस्वीर को देखा जो सफाई करते वक्त प्रीति के हाथ लगी थी। उसके बाद निखिल ने उस तस्वीर को अपने बैग में रखा और प्रीति से कहा, प्रीति मुझे शुरू से लेकर अंत तक की कहानी विस्तार से बताओ और हर घटनाक्रम को बारीकी से मुझे रिलेट करो। आई श्योर निखिल। प्रीति ने हर स्थिति को निखिल के सामने बयां किया। इधर साहिल ने अपने आप को एक अनोखी जगह पर पाया जहां एक टूटा उजड़ा वीरान खंडर था। हल्का सा धूमिल अंधेरा था। एक अजीब सा सन्नाटा दिख रहा था। टूटी फूटी दीवारों के झरोकों और वहां की खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं। बाहर का दृश्य प्राकृतिक दिख रहा था। पेड़ पौधे, हरी भरी पत्तियां। ये जगह शायद किसी जंगल में है और अंदर चारों ओर टूटा फूटा मलबा बिखरा पड़ा था। साहिल ने हिलने की कोशिश की मगर वो हिल नहीं सका क्योंकि उसका शरीर जाम हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके शरीर के साथ हरकत की हो, उसे कोई खतरनाक इंजेक्शन दिया गया हो। वो सिर्फ अपनी आंखों से सामने की चीजों को देख पा रहा था। साहिल ने हिलने डुलने की बहुत कोशिश की मगर ऐसा नहीं हो सका। उसी समय उसके कानों में मधुर पायलों की झनकार सुनाई दी। उसकी निगाहों ने जब आवाज की तरफ देखा तो कुछ ही पल दोबारा उस जगह पर धुंध सी फैलने लगी। साहिल की निगाहें उसे देखे जा रही थीं और इसी बीच एक लड़की उसमें प्रकट हुई। उसका रूप, श्रृंगार, पहनावा हूबहू उसी तरह था जैसे उस तस्वीर में था, मगर उसका चेहरा उस तस्वीर की तरह नहीं था। ये तो कोई और थी। उस चेहरे को देखकर साहिल को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो इस चेहरे से जानकार है। काफी याद करने पर भी उसे याद नहीं आया। इधर वो लड़की साहिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके पायलों की छमछम की आवाज शांत भरे इस माहौल में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ही वातावरण में एक तेज हवा का झोंका आया जिससे उसके बाल हवा में बिखर गए। उसकी जुल्फें उसके सुंदर नैनों और खूबसूरत चेहरे पर पड़ने लगीं। हवा की लहर से धुंध भी छटने लगी। साहिल की आंखें उसे पहचानने को उत्सुक थीं। वो साहिल के बिल्कुल नजदीक आ गई और उसके लबों पर एक मुस्कान आई। साहिल ने उससे कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी चंद्रिका। उसने बहुत ही नरमी और प्यार भरे शब्दों में कहा। यू आर लाइंग। सच बताओ कौन हो तुम और क्या है तुम्हारा मोटिव? साहिल गुस्से में जज्बाती हो उठा। उसके बाद उसने अपने होठों को उसके होठों के समीप ले जाकर साहिल से कहा, बहुत नादान हो तुम। बेवफा हो गए हो तुम जो अपनी प्रेमिका को भूल गए। तुम्हें वो दिन याद नहीं ना जब मैं गलती से एक झील में गिर गई थी और जब मैं डूब रही थी तब तुम ही ने मुझे उस झील से बाहर निकाल कर लाए थे। मेरी जिंदगी के वो पल कितने हसीन थे। तुम्हारी बाहों में मेरा भीगा बदन मेरी सांसों को तुम्हारी सांसों से मिला रहा था। प्यार के बंधन में जकड़े हम दोनों की रूह एक हो रही थी। मगर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की बूंदें झलकने लगीं। हमारे इस प्यार को हमारे दुश्मनों की नजर लग गई। उसने हमें अलग कर दिया। जब हम छिप कर ले तो उन लोगों ने हमारी प्यार की इस कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मेरी ही आंखों के सामने उन्होंने तुम्हें मार दिया। तुम्हारी याद में मैंने भी अपनी जान दे दी। लेकिन हम दोनों एक बार फिर मिले हैं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी जहां हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस बार साहिल का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तेज आवाज में उससे कहा, बंद करो अपनी फालतू बातें। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ? यह हमारा प्रेम का यथार्थ है जो कई सालों पहले बिछड़ी हुई हमारी प्रेम कहानी को पूरा करेगा। इतना कहने के बाद उसने एक नज़र साहिल पर डाली और देखते ही देखते वहां से ओझल हो गई। साहिल का दिमाग हैरत से फट रहा था। दिल में उलझनें बढ़ रही थीं और दिमाग में चिंता उभर रही थी। उधर प्रीति के कहने पर डिटेक्टिव निखिल सक्रिय हो चुका था जो हर कार्य को बहुत ही गुप्त रूप से कर रहा था। उसने साहिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, दोस्त दुश्मन, उसके कार्य विधि से लेकर और अभी तक जो घटा। और अब उसके हाथ वही तस्वीर भी थी जो पहले साहिल के पास थी। निखिल ने उस तस्वीर को अपने मोबाइल फोन में इमेज के रूप में कैप्चर किया और उसके बाद उसने उस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखा। उसके बाद साहिल के लैपटॉप की टेक्नोलॉजी के तहत अच्छे से अध्ययन किया। अब तक डिलीट डेटा के थ्रू जो रिमूव हुआ है वो सब डिटेक्टिव निखिल के सामने था। गुजरे हुए रियासत रूपमगढ़ की राजकुमारी चंद्रिका। पहली बार निखिल के सामने एक अनोखा विचित्र केस था, लेकिन वो इसे भी अपनी जासूसी के तीव्र दिमाग के बल पर सॉल्व करेगा। निखिल ने साहिल की और भी चीजों को सामने लाया जो साहिल रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता था, जिससे और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। अचानक ही निखिल का माइंड घूमा। उसने उस तस्वीर को दोबारा देखा, तस्वीर को उल्टा किया, मगर अफसोस दूसरी तरफ सब कुछ प्लेन था। कुछ तो ऐसा है जो सामने है मगर दिख नहीं रहा। इन सब के बीच अचानक निखिल के सामने एक हैरत अंगेज तथ्य सामने आया। साहिल के पास एक अनोखे मैसेज का मिलना और इस मैसेज का संबंध सीधा एक ही जगह पर फिक्स होता है, गुजरे हुए रियासत रूपमगढ़ की राजकुमारी चंद्रिका। अब डिटेक्टिव निखिल का दिमाग हिलसा गया। चंद्रिका जो एक अनसुलझी पहेली थी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इसी चंद्रिका का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। डिटेक्टिव निखिल ने रियासत रूपमगढ़ के इतिहास को
रीड करना शुरू किया। रियासत रूपमगढ़। महाराजा भूपेंद्र सिंह के समय में उनकी एक बेटी चंद्रिका की एक प्रेम कहानी उसी समय में आरंभ हुई थी। उसी रियासत में राजघराने की सेवा में नियुक्त एक व्यक्ति भी था जिसका नाम था तरंग। तरंग एक गठीले बदन का सुंदर नवयुवक था। ऐसे में राजकुमारी चंद्रिका उस पर मोहित हो गई और तरंग से मोहब्बत करने लगी, लेकिन ये एक शर्मसार और उस राजघराने की परंपरा के विरुद्ध था। जब महाराज भूपेंद्र सिंह को मोहब्बत की इस कहानी का ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर तरंग को मौत की सजा दे दी। तरंग की मौत के साथ ही चंद्रिका ने भी उसी राजभवन के एक अंगरी कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी और इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। आगे चलकर यही रियासत इस देश के साथ विलय हो गया। वर्तमान में इसके वंशज आज की रियासत से जुड़े हैं और जनता की सेवा में लीन हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राजकुमारी की आत्मा अब तक भटक रही है और अपने प्रेम को तलाश रही है। निखिल को रूपमगढ़ के इतिहास और चंद्रिका की इस प्रेम कहानी से साहिल का कांटेक्ट होना कॉमन नहीं लग रहा था और ना ही इस पर बिलीव करना ठीक है। मगर जो आत्मा साहिल के नजदीक आ रही है, क्या वो चंद्रिका ही है? फिलहाल देखते हैं आगे और क्या तथ्य सामने आते हैं। डिटेक्टिव निखिल की इस केस की खोज उसे ले गई एक चित्रकार के पास। ये वही चित्रकार रमेश चंद्र है जिससे रोहन और साहिल मिल चुके हैं। वो चंद्रिका और उसके प्रेमी की तस्वीर को एक पेंटिंग के रूप में बनाता है और इसका कहना है इस प्रेम की छवि उसके दिमाग में आती है जो उसका एक अनुभव है। जब निखिल उसके निवास स्थान पर पहुंचा तो वहां पर उस चित्रकार की लाश मिली। निखिल हैरान हो गया। उस चित्रकार की लाश की गर्दन पर भयानक नाखूनों के निशान दिख रहे थे, मानो किसी ने इसका गला दबाकर उसको मार दिया हो। जगह जगह डेड बॉडी पर खरोंचों के निशान थे। उस घर में सिर्फ पेंटिंग के रूप में एक ही तस्वीर पड़ी थी जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे और उस तस्वीर में साहिल एक कन्या के साथ दिख रहा था। इस तस्वीर को देखकर निखिल का दिमाग घूमा। उसने उस तस्वीर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसके दिमाग में कुछ सवाल आने लगे। उसके बाद उसने उस तस्वीर को अलग रख दिया और लाश के पास आकर उसकी कई फोटो खींच ली और उसकी तलाशी लेने लगा। उस लाश से एक कार्ड मिला। ये एक आर्टिस्ट कार्ड था। ये इंसान एक थिएटर एक्टर है जिसका नाम सोहन लाल है। तो ये चित्रकार के रूप में यहाँ क्या कर रहा था? तभी निखिल को लगा उसकी दाढ़ी मूछें शायद नकली हैं और सच में उसकी दाढ़ी मूछें नकली ही थीं। अब कहानी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही थी। अचानक ही उस घर में भयानक डरावनी आवाजें आने लगीं। एक हवा का झोंका दरवाजे की तरफ से आया। इसी बीच निखिल को खून से लिखी एक और लिखावट नजर आई जो इस प्रकार थी, मेरी मोहब्बत के बीच में जो भी आएगा उस पर एक आत्मा का कहर टूटता रहेगा। डिटेक्टिव निखिल की नजरें अलर्ट होकर घर के चारों ओर देख रही थीं। कुछ ही पल में वो डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। निखिल ने सारे किलो को इकट्ठा किया और गुप्त रूप से इस मर्डर की सूचना पुलिस को दे दी। पहली बार निखिल एक ऐसे केस में उलझा है जो बहुत ही पेचीदा है। वो जितना भी इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है उतना ही उसमें उलझता जा रहा है। वहां से वापस आकर निखिल के पास अब कई सबूत थे और वो पेंटिंग भी थी। निखिल ने कुछ सोचकर पेंटिंग वाली तस्वीर को देखा और उस तस्वीर को देखा जो उसके पास पहले से मौजूद थी। इन दोनों तस्वीरों में कुछ फर्क था। दोनों ही तस्वीरें अलग अलग ही रूपों में दिख रही थीं। निखिल ने अपने पास वाली तस्वीर के उल्टे साइड पर कुछ प्रयोग किया। मात्र 10 मिनट के बाद उस क्लीन सफेद जगह पर कुछ शब्द उभरे जिन्हें देखकर निखिल की आंखों में चमक आ गई। निखिल ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, ओह, तो ये बात है, असली आत्मा की कहानी। जो शब्द सामने आए थे वो निखिल को सफलता के करीब ला रहे थे। अगले दिन निखिल ने अपना लुक चेंज किया और जा पहुंचा कॉफी शॉप पर जहां उसे एक लड़की दिखी। निखिल को इसी लड़की की तलाश थी। निखिल उसके पास आया और उससे बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं तुरंत चला जाऊंगा। उस लड़की ने चेयर की ओर इशारा करके अपना जवाब दिया। निखिल ने कहा, थैंक्स। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? उस लड़की ने निखिल से कहा। निखिल ने साहिल के विषय में बात छेड़ी तो उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखते हुए निखिल से कहा, आई एम सॉरी, आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैं साहिल नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानती। उसके बाद उसने अपना पर्स उठाया और वहां से जाने ही वाली थी कि निखिल बोल पड़ा, 1 मिनट मैडम जी, मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपसे मिला हूँ और ये पता किया है साहिल को आप अच्छी तरह जानती हैं। निखिल की इस बात पर वो लड़की कुछ नहीं कह पाई। उसने निखिल की ओर देखा। उसके बाद अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, ये मेरा एड्रेस है, कल आकर तुम मुझसे मिलना। उसके बाद वो छूटे हुए तीर की तरह वहां से निकल गई। निखिल ने उस कार्ड को देखा। उस लड़की का नाम कामनी बडेरा था और पेशे से एक फेमस साइकेट्रिस्ट की असिस्टेंट थी। दूसरे दिन निखिल उससे मिला उसी गेटअप में और साहिल के विषय में चर्चा हुई। ये भी पता चला साहिल क्यों उससे मिला था। इसी बीच निखिल का हिडन कैमरा उसके शर्ट के
फैशन पट्टी में छिपा हुआ दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर बाद निखिल उससे मिलकर वापस आ गया। वो कामयाबी की ओर बढ़ रहा था। एक्चुअली निखिल को उस तस्वीर में एक स्टूडियो का एड्रेस दिखाई दिया था जो शब्दों में उभर कर सामने आया था, और उस तस्वीर को किसी ने डिजाइन करवाया था। वो कौन था ये निखिल ने पता कर लिया और वो आज उसी की ओर बढ़ रहा है। एक दिन वो लड़की यानी कामनी बडेरा जब अपने घर वापस लौटी तो निखिल उसके घर में पहले से ही मौजूद था। उसने जब निखिल को वहां पाया तो वो गुस्से में बोली, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? निखिल ने उसे कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस कामनी जी। साहिल को तुमने कहाँ कैद करके रखा है उसे बताने का आप कष्ट करेंगी? व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग? मैं किसी भी साहिल को नहीं जानती और ना ही इस इंसान के बारे में सुना है। हु आर यू? इस पर निखिल ने उसे कहा, गुड, यानी तुम साहिल को नहीं जानती? तो फिर इस वीडियो में आप किससे साहिल के बारे में चर्चा कर रही हैं? जब निखिल ने रिकॉर्ड की हुई वीडियोस के सामने प्ले की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए निखिल की ओर देखा और कहा, कौन हो तुम? डिटेक्टिव निखिल शर्मा, अब तुम्हारा खेल खत्म ही है। साहिल को तुम अच्छी तरह से जानती हो। वो तुमसे एक प्रॉब्लम के विषय में मिला था। कल जो इंसान तुमसे कॉफी शॉप में मिला था वो मैं ही था, और जब मैं तुम्हारे घर आया तुमने साहिल की बातों को घुमाकर रियलिटी को ही चेंज कर दिया। उसके बाद निखिल ने उस तस्वीर को उसके सामने रखा और बोला, इस तस्वीर को आप अच्छी तरह से पहचानती होगी, जिसे आपने खुद ही डिजाइन करवाया है। असली सच क्या है ये अब आप बताएंगी मिस कामनी बडेरा। कामनी बडेरा जैसे जर्सी हो गई। वो अब चारों तरफ से फंस गई थी। उसने निखिल से कहा, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। उसी रात कोई किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय एक लड़की ने वहां प्रवेश किया। वहां पर अंधेरा बहुत था। उसने उसके चेहरे को देखे बगैर ही कहा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जानती हो, उस प्रीति ने हमें बेनकाब करने के लिए एक जासूस को नियुक्त किया है, और इससे पहले वो जासूस हम तक पहुंचे तो मैं शहर को छोड़कर चली जाओ। जब तक मैं न कहूँ वापस मत आना। मगर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश ही रही। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जब उसका चेहरा सामने आया तो शख्स की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। उसने हैरत से कहा, प्रीति तुम? प्रीति ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। नफरत और गुस्से में उसने कहा, बस रोहन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी सभी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। कितनी घिनौनी और शर्मनाक हरकत की है तुमने मेरे साहिल के साथ। एक दोस्त होकर उसके साथ इतना बड़ा दगा किया। ये रोहन ही था जिसने साहिल के खिलाफ इतनी गहरी और खतरनाक साजिश रची थी। उसने ही कामनी के जरिए साहिल के पास वो तस्वीर पहुंचाई थी। उसने ही कामनी को चंद्रिका की आत्मा बनाकर साहिल के जीवन में खलबली मचा दी थी। जितनी भी घटनाएं घटी और जो कुछ भी हुआ, इन सब में रोहन का ही हाथ था। प्रीति को सामने देख रोहन के पैरों तले से जमीन हट गई थी। दिमाग सुन्न हो गया, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसी समय डिटेक्टिव निखिल के साथ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने वहां प्रवेश किया और रोहन को अरेस्ट कर लिया। तभी प्रीति ने उससे कहा, रोहन, तुम तो साहिल के दोस्त थे। क्यों किया तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा? क्यों मेरी और साहिल की जिंदगी में अंधकार मचाया? रोहन ने एक नज़र सभी की तरफ देखा और बोला, इसका सबसे बड़ा कारण खुद साहिल है, जिसकी वजह से मेरी बहन ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। रोहन के कथन से प्रीति हैरान रह गई। कॉलेज के दिनों में मेरी बहन साहिल से प्यार करने लगी थी और बहुत जल्द ही उसे प्रपोज भी करने वाली थी। इसके बारे में उसने मुझसे कहा था। मैंने भी अपनी बहन की खुशी के लिए उसकी पसंद को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि साहिल तुमसे मोहब्बत करता है और उसने मेरी बहन के प्यार को ठुकरा दिया, वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अपनी बहन की मौत में मैं पागल हो गया। उस दिन से साहिल मेरी नज़रों में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। मेरी बहन की मौत की वजह साहिल था और मैंने एक रिवेंज की भावना लेकर उससे दोस्ती की। तुम दोनों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा की। जब मैं इससे सफल नहीं हो सका तब मुझे रियासत रूपमगढ़ के बारे में पता चला और उसी प्रेम कहानी को कामनी और एक एक्टर की हेल्प से साहिल को उसमें फिट किया। लेकिन मेरे इस बिछाए हुए जाल को तुमने ध्वस्त कर दिया और मेरी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद रोहन चुप हो गया। एक पल में ही वहां खामोशी छा गई। सभी रोहन को देखने लगे और इस खामोशी को तोड़ा प्रीति की आवाज ने। तुम्हारी बहन नादान थी। वो ये नहीं समझ पाई दिल पर किसी का अधिकार नहीं होता। वो उसी को चाहता है जिसे वो पाना चाहता है। और तुम्हारी बहन प्यार के मामले में पीछे रह गई। लेकिन जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसके बाद पुलिस रोहन को लेकर चली गई। प्रीति ने निखिल की तरफ देखा और कहा, थैंक यू निखिल। दोस्त को शुक्रिया नहीं कहते, बस एक दोस्त के काम आ ही जाते हैं। उम्मीद करूंगा तुम मेरे इस कार्य को एहसान नहीं मानोगी। नाउ ऑलवेज बी हैप्पी। उसके बाद साहिल और प्रीति दोबारा साथ थे।
साहिल ने प्रीति से कहा, सोचा नहीं था हम दोबारा मिल सकेंगे। इस पर प्रीति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों की सांस तो आपस में जुड़ी हुई है, जो हमें ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकती। साहिल के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई और उसने प्रीति को सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी और आज की हमारी इस कहानी के लेखक हैं सगीर अहमद। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी।